नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। पहला न्यूज़ है हमारा, आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन सेट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। तो अभी जो इज़राइल वर्सेस पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस बीच में ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जहाँ तक आप देख रहे हैं कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन तीनों ही कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। और जनरली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ अभी तक जो हमने स्टैंड देखा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वो हमेशा इज़राइल के सपोर्ट में रहा है, ना कि पैलेस्टीन के सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो हिस्टोरिकली इज़राइल के सपोर्ट में रहा है। तो यहाँ पर इनका ये अनाउंसमेंट, कल ही इन्होंने ये अनाउंस किया कि अब ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेंगे पैलेस्टीन को। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाता है जो मिडिल ईस्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड। तो Ireland, Norway and Spain announced on Wednesday that they will formally recognize the state of Palestine, even as reports emerged of Israel pushing away its way further into Rafah in southern Gaza। यानी इज़राइल जो है वो डिस्पाइट सीज़ फायर का अनाउंसमेंट जो हमास ने किया था, उसके बाद भी इज़राइल जो है वो अपना जो पॉलिसी है ऑफ इन्वेडिंग इनटू राफा और गाज़ा, वो उस चीज़ से नहीं रुक रहा है। तो इससे जो इज़राइल का अनाउंसमेंट, जो ये आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन का अनाउंसमेंट हुआ, इससे जो इज़राइल का रिएक्शन था वो काफ़ी ऑपोजिट, जो काफ़ी नॉर्मल, जो प्रेडिक्टेबल था, वैसा ही रिएक्शन उनका देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत फ्यूरियसली रिएक्ट किया और जितने भी एम्बेसडर्स थे इन तीनों कंट्रीज़ के, उनको रिकॉल कर लिया। और ये जो फॉर्मल रिकग्निशन है वो कब होने वाला है, तो वो हिस्टोरिकल दिन होगा 28 मई 2024। तो आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर साइमन हैरिस, उन्होंने कहा है कि आयरलैंड बिलीव्ड दैट रिकॉग्नाइजिंग अ पैलेस्टीनियन स्टेट वुड लीड टू अ पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन वेस्ट एशिया, कि वेस्ट एशिया में पीस और रिकन्सिलिएशन के लिए पैलेस्टीन का एक फॉर्मल स्टेट की तरह रिकग्निशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस आयरलैंड ऑल्सो रिकग्नाइज्ड इज़राइल्स राइट टू एग्जिस्ट सिक्योरली एंड एट पीस विथ इट्स नेबर्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर पैलेस्टीन को रिकग्नाइज किया तो इज़राइल की रिकग्निशन को कोई खतरा यहाँ पर है। दोनों ही स्टेट्स को सेपरेटली जो है वो रिकग्नाइज कर रही है आयरलैंड और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। लेकिन इज़राइल का कहना है कि ये कहीं ना कहीं टेररिज्म को रिवॉर्ड करने के जैसा है, क्योंकि यहाँ जो आप याद करिए, जो अक्टूबर में लड़ाई की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, हमास ने फायरिंग करनी शुरू करी थी इज़राइल के ऊपर। यानी अब अगर इज़राइल का कहना है कि तो ऐसे तो कोई भी टेररिस्ट ग्रुप जो है वो किसी दूसरे कंट्री पर इन्वेड करेगा और उसके बाद उनके डिमांड्स को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं इज़राइल का भी जो स्टैंड है वो वैलिड है। क्योंकि जो तरीका था, पैलेस्टीन के रिकग्निशन से किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन जो तरीका यहाँ पर हमास ने अपनाया था वो तरीका गलत है, क्योंकि उन्होंने वायलेंस का यूज़ किया था। तो अब आगे ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है ये मैं आपको आगे कवर करती रहूँगी। तो यहाँ पर जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टीन is a means of supporting the moderate forces which have been losing ground in this protracted and brutal conflict। कि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि ओरिजिन ही हुआ था पैलेस्टीन को लिबरेट करने के लिए, लेकिन वो एक फॉर्मल ग्रुप है, एक पॉलिटिकल पार्टी के जैसा एक्ट करती है, ना कि एक टेररिस्ट ग्रुप के जैसा। तो इस पूरी लड़ाई में जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको कि ऑल एक्चुअली में एग्जिस्ट करना चाहिए था इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं थ्रेटन हो गई है या उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई है। तो ये जो पूरा सिनारियो है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इससे बहुत ज़्यादा खुश है और इसको एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बुला रही है, क्योंकि हमेशा से ही
भले ही अरब कंट्रीज़ ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ किया हो, इंडिया ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ किया हो, लेकिन जो वेस्टर्न पावर्स रही हैं, खास करके यूएस एलाइड जो स्टेट्स रहे हैं, उन्होंने कभी भी एक पैलेस्टीन को फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं देने की कोशिश की। तो यहाँ अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, जिसका कि पूरे जियोपॉलिटिक्स पर, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैटर आगे कैसे अनफोल्ड करेगा, ये मैं आपके साथ लगातार कवर करती रहूँगी। आगे देखते हैं अगला न्यूज़ हमारा। तो अगला न्यूज़ है गेन्स फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स ड्राइव अनलाइकली बिफोर 2031। तो क्रिटिकल मिनरल्स, वैसे मिनरल्स जो किसी इकोनॉमी के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहाँ पर ICRA का कहना है कि इंडियाज़ क्वेस्ट टू टैप डोमेस्टिक रिजर्व्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स मे नॉट डिलीवर देयर फुल कमर्शियल बेनिफिट्स before 2031, rendering the country's manufacturing plants vulnerable to supply shocks from minerals like lithium and cobalt, whose global output is controlled by China। क्योंकि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी, ये इन एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस कर रही है, जिन एरियाज़ को अब तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल मिनरल्स वाला एरिया, तो उन अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को अभी हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन डिस्पाइट दिस फोकस हम 2031 तक इसके बेनिफिट्स को रीच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स हैं, कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट ऑन चाइना हैं। तो अगर चाइना से जो हमारा सप्लाई चेन है वो ज़रा भी डिस्टर्ब होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स इतनी ईजिली सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लैक ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स deemed necessary for India's green energy transition has resulted in 100% import dependence for minerals like lithium, cobalt and nickel। कि अभी तक इन जो ये लिथियम, कोबाल्ट और निकल हैं, इनका जो क्रिटिकल ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं और इनके रिजर्व्स जो हैं इंडिया में उतने हाई अमाउंट में नहीं पाए जाते हैं। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। और आपको पता है कि इंडिया धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। कोल, पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल्स से हट करके अब हमारा जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस शिफ्ट में लिथियम, कोबाल्ट और निकल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से अभी हम 100% डिपेंडेंट हो चुके हैं किस पर? तो चाइना पर। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 38 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनके एक्सप्लोरेशन को, उनके ऑक्शन को शुरू किया, ताकि उनके ऑक्शन से क्या होगा कि जिस भी कंपनी को उसकी बिडिंग के बाद उसको अलॉट किया जाएगा, वो कंपनी वहाँ पे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर सकती है। तो कहाँ कहाँ लिथियम रिजर्व्स का अभी तक वो हो चुका है, अगर आपने न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो किया होगा तो जम्मू एंड कश्मीर में अब तक का सबसे ज़्यादा देखा गया है कि इंडिया में लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं। लेकिन वहाँ की जो क्वालिटी है वो थोड़ी इन्फीरियर है कंपेयर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की। और प्रेजेंटली चाइना जो है वो डोमिनेट करता है किस चीज़ को? तो प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, कंट्रोलिंग बिटवीन 65 to 100% of the global capacity to make battery grade lithium, cobalt, manganese and graphite। तो ग्रीन एनर्जी के लिए क्यों ज़रूरी है लिथियम, कोबाल्ट और निकल ये सब? क्योंकि इन एनर्जीज़ को यूज़ करके, इन मिनरल्स को यूज़ करके हम बैटरीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन में देखा होगा लिथियम आयन बैटरी। तो अभी ये जो पूरा प्रोसेस है प्रोसेसिंग का, रिफाइनिंग का, जो कि बैटरी में यूज़ होने के लिए इन मिनरल्स को सूटेबल बनाता है, उसको कहीं ना कहीं 100% डोमिनेशन उस पूरे प्रोसेस पर किसका है? तो चाइना का। इसीलिए पूरी दुनिया में ही क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं चाइना डिपेंडेंट हो चुकी है, और इसी वजह से उसका जो प्राइस भी है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है। क्योंकि अगर एक कंट्री किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन को डिटरमाइन करेगी तो उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो उस चीज़ के
प्राइस को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। अब समझते हैं हम कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, और इनका लैक ऑफ अवेलेबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग इन अ फ्यू जोग्राफिकल लोकेशन may lead to supply chain vulnerabilities and even disruption of supplies। और इसीलिए इस डिपेंडेंस को ही ख़त्म करने के लिए इंडिया ने जुलाई 2023 में 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया एज क्रिटिकल मिनरल्स। किस चीज़ के अंडर? तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके थ्रू एम्पावर हुई कि इन ब्लॉक्स को ऑक्शन किया जा सके। ये हैं हमारे 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने बताए थे। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, नायोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटैश, आरईई, रीनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टैंटेलम, टिलूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जर्कोनियम, सेलेनियम और कैडमियम। तो ये नाम आपको पर एक्सप्लिसिटली याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिए, ताकि अगर इसमें मान लीजिए कार्बन लिखा हुआ आ गया या नाइट्रोजन लिखा हुआ आ गया या गोल्ड लिखा हुआ आ गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको टिक करके आ जाएं, क्योंकि यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन स्टेट के एग्ज़ाम्स वगैरह में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इंडिया में कौन एक्सप्लोर करता है क्रिटिकल मिनरल्स को? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके पास ये काम है कि क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स को एक्सप्लोर करे, और एक्सप्लोर करने के बाद उसका ऑक्शन होता है, और फिर जो प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो अगला न्यूज़ है, नो लीगल मैंडेट टू शेयर वोटर टर्नआउट डेटा विद पब्लिक सेज इलेक्शन कमीशन। तो अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन में एक केस चल रहा था जिसमें कि जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पर एक एलिगेशन लगाया था कि अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस, जिसके 2 फेजेस अभी भी बाकी हैं, उनमें जो वोटर टर्नआउट डेटा है इसको पब्लिश करने में जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिले कर रही है, सॉरी इलेक्शन कमीशन है वो डिले कर रही है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से पूछा कि इसके पीछे आपका जो मोटिव है वो क्या है, और इसी के रिस्पॉन्स में ईसी का ये कहना है कि किसी भी लॉ के अंडर ईसीआई मैंडेटेड नहीं है कि उनको वोटर टर्नआउट डेटा जो है वो पब्लिश करने की ज़रूरत है, किसी भी इंसान को बताने की ज़रूरत है अदर दैन द इलेक्टोरल कैंडिडेट या उनके एजेंट्स। ठीक है, यानी जो जनरली हमारे इलेक्शंस हैं वो किस चीज़ से गवर्न होते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951, लेकिन उन दोनों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को वोटर टर्नआउट डेटा जो है वो जनरल पब्लिक को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और ये जो है ये ईसी का वॉलंटरी डिसीजन होता है और कोई भी उनको इस चीज़ के लिए कंपेल नहीं कर सकता है। तो the poll body was responding to an application filed by ADR primarily seeking to disclose authenticated record of voter turnout by uploading on the EC website scanned legible copies of Form 17C of all polling stations after each phase। Form 17C जो है वो इसी से रिलेटेड, वोटर टर्नआउट, वोटर इन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। और इस एनजीओ का, एडीआर का कहना था कि डिले इन पब्लिशिंग वोटर टर्नआउट डिटेल्स फॉलोड बाय शार्प स्पाइक इन फिगर्स फ्रॉम द इनिशियल वोटर टर्नआउट परसेंटेजेस रिलीज्ड बाय द ईसी, कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फेज़ में वोटर टर्नआउट के डेटा को रिलीज़ किया गया था उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी कम था, लेकिन अब बाद में जब डिले किया जा रहा है तो उनका ये एलिगेशन था कि ईसी जो है वो वोटर डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर रही है। और ये जो है इसके बाद ऑथेंटिसिटी जो है इलेक्शन कमीशन की पोल डेटा की, ये उन चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा था, और प्लस कि ईवीएम के साथ कहीं कोई मैलिशियस छेड़खानी तो नहीं की गई है, इस बारे में भी सवाल उठा रहे थे।
लेकिन ईसी का कहना है कि ये ईसी का वॉलंटरी डिसीजन होता है, एक नॉन स्टैट्यूटरी इनिशिएटिव है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कि किसी भी लॉ के अंडर ऐसा मैंडेटेड नहीं है कि ईसी को वोटर टर्नआउट डेटा कहीं पे भी पब्लिश करने की ज़रूरत है। क्या एक्सेप्शंस हैं हमारे? तो यहाँ एक्सेप्शंस हैं अदर दैन द इलेक्टोरल कैंडिडेट और देयर एजेंट्स। यानी अगर ये लोग इलेक्टोरल कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स अगर डिमांड करते हैं कि उन्हें डेटा की ज़रूरत है, वोटर टर्नआउट डेटा की, तो वो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि एडिटोरियल एनालिसिस पर। पहला जो आर्टिकल है हमारा आज का वो है नो लिमिट ब्रोमांस दैट इज़ नॉट जस्ट अ बायलैटरल मैटर। तो ये जो आर्टिकल है हमारा, ये रशिया और चाइना का जो इंक्रीजिंग कोहेशन है उससे रिलेटेड है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पर और पूरे जियोपॉलिटिक्स पर, उससे रिलेटेड है। तो देखा गया है कि अभी रिसेंटली कुछ सालों में, खास करके आफ्टर इन द 21st सेंचुरी, जो रशिया और चाइना की पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ्रीक्वेंट हाई लेवल मीटिंग्स, इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स, मिलिट्री एंगेजमेंट्स, जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट्स, इन सब को देखते हुए रशिया और चाइना जो हैं वो काफ़ी क्लोज आ गए हैं, ये एविडेंटली नज़र आता है। दोनों ही रशिया और चाइना जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है जो रशिया और चाइना एक साथ आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली एक समिट हुई थी जिसमें कि पुतिन और शी जिनपिंग जो हैं वो मिले थे और इनका जो मेमोरेंडम होता है वो रिलीज़ किया गया था। लेकिन अभी जो ये रिलेशनशिप है इनकी, हिस्टोरिकली ये रिलेशनशिप ऐसी नहीं रही है। भले ये लोग कहते हैं कि 75 ईयर्स से ये लोग जो हैं वो उनकी रिलेशनशिप चली आ रही है, जो अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट निकाला इन्होंने उसमें इनका कहना है, बट ऐसा नहीं था। इनका जो पूरा फ्रेज रहा है इनके रिलेशंस का, वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ रहा है। कि रशिया और चाइना एक टाइम पर जब चाइना की यूएस से क्लोजनेस बहुत बढ़ गई थी तो रशिया जो है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट था चाइना के। बट धीरे धीरे करके जब जैसे जैसे चाइना और यूएस भी एक दूसरे के अगेंस्ट होने लगे, वैसे वैसे चाइना की जो क्लोजनेस है रशिया के साथ वो हमें बढ़ती भी देखने को मिली। तो फ्रॉम द साइनो सोवियत स्प्लिट टू द करंट नो लिमिट पार्टनरशिप, बोथ नेशंस हैव नेविगेटेड कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप to arrive at a robust bilateral partnership that now seeks to challenge the Western hegemony. कभी भी आप पुतिन की स्पीचेस को सुन लीजिए या शी जिनपिंग के स्पीचेस को सुन लीजिए, एक चीज़ जो उनमें कॉमन होती है वो ये होती है कि नो वेस्ट हेजिमनी, कि हम वेस्ट के राज को, उनकी डिक्टेटरशिप को चलने नहीं देंगे, क्योंकि इनके हिसाब से वेस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करना चाहता है। इसीलिए ये दोनों कंट्रीज़ ने ऐसा मिल करके ऐसी इनिशिएटिव्स ली जो कि इन दो वेस्ट के डोमिनेशन को डिक्रीज़ कर सकें। और ये इन्होंने कैसे किया है? तो सबसे पहला इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज़, कि दोनों के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। रशिया और चाइना के एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, जो उनका ट्रेड रिलेशंस है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब जो है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और जो जॉइंट स्टेटमेंट अभी रिसेंटली इन्होंने रिलीज़ करी है उसमें हाईलाइट किया गया है अ शेयर्ड विजन ऑफ रेजिस्टिंग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड फॉस्टरिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो इनका कहना है कि यूएस जो है वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब जिसमें कि सिर्फ एक सुपर पावर हो, और उस सुपर पावर में कौन होगा? तो सिर्फ यूएस होगा। लेकिन इन दोनों के हिसाब से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो कोल्ड वॉर का एरा था हमारा, वो एक बाईपोलर एरा था। बाईपोलर यानी कि तीन सुपर पावर्स हमें उस टाइम, दो सुपर पावर्स हमें उस टाइम पे देखने को मिले थे। कौन कौन से? तो यूएस और यूएसएसआर। लेकिन बाद में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई और जो वर्ल्ड था हमारा वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना कुछ टाइम के लिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके हमने देखा कि चाइना का राइज होना शुरू हुआ, और चाइना के राइज होते ही साथ साथ में और भी कंट्रीज़ जो हैं
फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ भी धीरे धीरे करके राइज होनी शुरू हुई। तो अब अगर हम ये सिनेरियो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड होगा या बाईपोलर वर्ल्ड होगा, तो ऐसी चीज़ों की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी हमें कम नज़र आती है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ जिनका मैंने अभी नाम लिया जैसे कि इंडिया, वो भी चाहती है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनका भी एक से हो। और यही चीज़ जो है वो चाइना और रशिया दोनों कह रहे हैं कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड का ज़माना गया, अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, इंडिकेटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक अलायंस। कि इन रशिया और चाइना इकोनॉमिक्स में, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में, हर जगह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और इसको फ्यूल कहाँ से मिलता है, इसको और ज़्यादा बढ़ावा कहाँ से मिलता है, तो वेस्ट के सैंक्शंस से। जो चाइना पे और रशिया पे कॉमनली वेस्ट के जो सैंक्शंस लगते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा जुड़ते जाते हैं। वो एक कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है कि चाइना का भी दुश्मन यूएस है और रशिया का भी दुश्मन जो है वो यूएस है। तो रशिया और चाइना की क्लोजनेस ऑटोमेटिकली हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। दिस रिलेशनशिप इज़ बेनिफिशियल फॉर चाइना टू एज इट गेन्स एक्सेस टू रशियाज रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रशिया के लिए ही ये पूरा जो उनका टाइज है, उनकी पार्टनरशिप है, वो बेनिफिशियल है। ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिश्ता है। साइंस के लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है चाइना और रशिया के बीच में, जिसमें कि चाइना को भी रशियन रिसोर्सेज और उनके स्ट्रेटेजिक सपोर्ट का एक्सेस मिलता है। और अभी रिसेंटली इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलिट्री एरिया में भी अपनी जो कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज़ करी है, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और प्रोजेक्ट पावर के साथ साथ। इसके अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि इसका ग्लोबल और रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या देखने को मिल सकता है, प्लस इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ऐसा नहीं होगा कि शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि इट पोजेस अ चैलेंज टू द एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न पावर्स एंड इम्पैक्ट्स द ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स। कि अभी तक जो एक वर्ल्ड ऑर्डर वेस्ट ने बना करके रखा है, उसका एक चैलेंज जो है वो यहाँ पर रशिया चाइना की क्लोजनेस से हमें देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं एशिया में भी जो ये बैलेंस ऑफ पावर है वो अफेक्ट हो सकता है रशिया और चाइना की क्लोजनेस से। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, तो आपको मैं बता दूं कि रशिया जो है, रशिया इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस मटेरियल्स टू इंडिया। हमारा जनरली जो भी डिफेंस के सप्लाईज होते हैं वो हम रशिया से लेते हैं। लास्ट टाइम की सिप्री रिपोर्ट भी जो थी वो भी हमें यही बताती है कि रशिया पे हम ओवरली डिपेंडेंट हैं डिफेंस सप्लाईज के मामले में, जबकि रिसेंटली हमने इस पूरे मार्केट को डाइवर्सिफाई भी किया है। लेकिन अभी भी एक सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ हमारा डिफेंस सप्लाईज है जो कि कहाँ से आता है, तो रशिया से आता है। तो उस मामले में अगर चाइना और रशिया की अगर हम क्लोजनेस को एनालाइज करते हैं, तो चाइना इंडिया का एडवर्सरी है और जो रशिया है वो इंडिया का फ्रेंड है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो। कि चाइना के साथ हमारे कुछ खास रिलेशंस नहीं है अच्छे, खास करके बॉर्डर इश्यूज़ वगैरह को लेकर के, और वहीं रशिया जो है, रशिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में कि एक तरफ चाइना और एक तरफ रशिया, एक तरफ इंडिया जब होगा और रशिया, अगर रशिया को चूज़ करना पड़ा चाइना और इंडिया के बीच में से, तो वो किसको चूज़ करेगा। सेकेंडली, जब इतना सारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो हमारा हो रहा है वो अगर रशिया से हो रहा है और रशिया की क्लोजनेस चाइना से ज़्यादा है, तो उन इंपोर्ट्स की रिलायबिलिटी क्या होगी, इस पर भी हमें सवाल उठाने की ज़रूरत है। प्लस इकोनॉमिकली भी जो रशिया और इंडिया की रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम डिपेंडेंट हैं
उन पर, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी अगर रशिया और चाइना की क्लोजनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ी तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए कि एक बैलेंस्ड पॉलिसी हम बना के चलें जो कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे बेस्ड हो और हमारी टाइज़ को और इम्प्रूव करे ग्लोबल पावर्स के साथ। प्लस इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में अपने रोल को और इन्हांस करने की ज़रूरत है ताकि इस पूरे एरिया में जो हमारे इंटरेस्ट्स हैं, जो रीजनल स्टेबिलिटी है, वो बरकरार रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर, अ वेजिटेबल ट्रायम्विरेट, इन्फ्लेशन एंड द टेक अवे। यानी यहाँ बात हो रही है कि वेजिटेबल इन्फ्लेशन की इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा कौन से इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तो TOP। TOP मतलब टमेटोज़, अनियंस एंड पटेटोज़। तो टमेटोज़, अनियन और पटेटोज़ का क्या यूज़ यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि आप देखिए टाइम टू टाइम आपके घर में और किसी सब्ज़ी की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, आलू, प्याज और टमाटर, इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मार्केट है वेजिटेबल इन्फ्लेशन का, वो हाईली डिपेंडेंट हो जाता है इन टॉप के प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, तो यहाँ जो ऑथर हैं वो यही कह रही हैं कि गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हाईली पेरिशेबल आइटम्स हैं, जिन पर रिलायंट है पूरी इकोनॉमी, उसके इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल में रखें और इसके लिए मेजर्स लें। तो सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा TOP का CPI में? CPI क्या होता है और कौन इसको मेजर करता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे। तो TOPs are critical in determining food inflation due to their high consumption and price volatility। प्राइस वॉलेटिलिटी के बारे में तो आप जानते हैं कि अनियंस कभी कभी 100 रुपये किलो भी चले जाते हैं, टमाटर कभी कभी 50 के हो जाते हैं, कभी कभी 10 के हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि कोई रेंज नहीं है जिसमें कि इसकी प्राइस जो है वो वैरी करेगी, और प्लस इनका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए CPI का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो इन टमेटोज़, अनियन और पोटैटोज से डिसाइड होता है। Despite their small weight in the overall CPI basket, they significantly impact inflation perceptions and economic policy due to their frequent price spikes। कि भले इनका शेयर जो है वो टोटल CPI बास्केट में कम है TOPs का, लेकिन जो इनका इम्पैक्ट है, जो परसेप्शन ये लोगों में क्रिएट करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही प्राइस वॉलेटाइल रहे हैं एंड हैव एग्जिबिटेड सब्सटैंशियल सीजनल एंड ईयर ऑन ईयर प्राइस इन्फ्लेशन। इनफैक्ट 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में वेजिटेबल प्राइसेस जो थे वो अबाउट 18% से बढ़ गए थे, जिसमें कि टमेटोज़ का जो प्राइस था वो 71% बढ़ा था जून 2023 में और 37.6% बढ़ा था जुलाई 2023 में। अब आप खुद सोचिए इस पूरे कंट्रास्ट को कि अगर एक बार जो 10 रुपये की चीज़ है उस पर 71% का इंक्रीज़, वहीं दूसरी तरफ 37.6% का इंक्रीज़, तो जो इम्पैक्ट होगा दोनों का वो कितना ज़्यादा होगा। और इससे हमारे फूड इन्फ्लेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि फूड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है पोटैटो, टमाटो और अनियंस। तो फ्रॉम जनवरी 2015 टू मार्च 2024 the coefficient of variation for food inflation was 10%, with vegetables contributing 18% to the overall food basket volatility। कि ओवरऑल अगर हम फूड इन्फ्लेशन देखें इस पूरे टाइम पीरियड में, पूरे एवरेज में, तो एवरेज 10% का इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, लेकिन उसमें वेजिटेबल्स का कंट्रीब्यूशन कितना था, तो 18% का था। यानी कहीं ना कहीं जो ऑथर हैं वो पॉलिसी मेकर्स के लिए चेंज सजेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो लोअर इनकम ब्रैकेट्स हैं, आपने सुना होगा कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो प्याज रोटी भी खा के रह लेते हैं, प्याज नमक और रोटी, प्याज नमक चावल। तो अगर प्याज ही इतने महंगे हो जाएंगे तो उनका जो सस्टेनेंस है वो कहीं ना कहीं स्टेक पे आ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो वॉलेटिलिटी है
इसको हम स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। कैसे? तो सप्लाई चेन इश्यूज़ पे फोकस करके, स्टोरेज फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, प्लस प्रोडक्शन मेथड्स को इन्हांस करके, क्योंकि एमएसपी में भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कवर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसीलिए जो भी हमारे पास तरीके हैं प्रेजेंटली, उनको यूज़ करके ये जो TOPs हैं, इनके इन्फ्लेशन को, इनके प्राइस को फ्लक्चुएट होने से हमें रोकने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसका PDF चाहिए, इस पूरे वीडियो का, इस पूरे लेक्चर का, तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और वहाँ जाकर के इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।